हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? कब हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि के ताकि कि इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका में प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? क्या संघीय न्यायालय की स्थापना करा गया? कौन सा अधिनियम? अधिनियम पूछ रहा है तो अधिनियम 1935 के अंतर्गत, यानी इसमें में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? क्या केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो अधिनियम 1935। अब प्रांत में किस अधिनियम के अंतर्गत? 1919 के अंतर्गत प्रांत में लागू हुआ रहा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उद्भव 1919। प्रांत में कब लगा द्वैध शासन? 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेंट सब्जेक्ट भाग राज्य सचिव के परिषद को समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? क्या केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम कब लागू हो रहा है? किस अधिनियम के द्वारा? अधिनियम 1935 के द्वारा। अब प्रांत में कब लग रहा द्वैध शासन लागू हो रहा? 1919 के द्वारा। प्रांत में कब लागू हो रहा? अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक। अब केंद्र में 1935 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? क्या 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? ठीक। कहा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यानी प्रांत में क्या लागू होगा? द्वैध शासन में लागू हो रहा है। बाद में कब आ रहा? केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण कर रहा है, यानी जो केंद्र और राज्य का जो तो बंटवारा कह देंगे। अब मुसलमानों को कहा ये नाल लागू भा रहा, तो पहला सही और तीसरा सही है। ठीक। चलिए आगे देखें व्याख्या क्या है इसका। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश के संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडमिन माउंटिंग एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को दो श्रेणियों में बांटा गया, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित।
इस प्रकार हस्तांतरित विषयों में के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म अथवा स्थान, वंश, अनुक्रम, वर्ग अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें से एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरों, प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन बाद में लागू किया गया 1935 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान भारतीय स्वायत्तता का सूत्रपात और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी, किंतु अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित नहीं किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अवशिष्ट विषय न ही केंद्र को आवंटित किए गए थे और न ही प्रांतीय विधायकों को, वरना अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने हेतु गवर्नर जनरल उत्तरदायी था। कौन उत्तरदायी था? गवर्नर जनरल उत्तरदायी था। चलिए आगे देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आगे व्याख्या देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। क्या क्या है? संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा का केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना को स्वायत्त शासन की स्थापना, चौथा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठवां प्रांतीय विधानमंडल, सातवां केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, आठवां फेडरल न्यायालय की स्थापना। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी वर्तमान का म्यांमार भारत से अलग भरा? कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम पूछे तो 1935 और वर्ष पूछे तो 1937।